हे गाइस, वेलकम टू प्रीलिम्स व्यूअर। पहले तो आप सभी को श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मूर्ति स्थापना हुई है और श्री राम जी जो विराजमान हुए अयोध्या में, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा ये इंडियन पॉलिटी का जो लेक्चर चल रहा था, लेक्चर 7, उसमें अब तक हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखा है। तो हम हमारी ये जो सीरीज है कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की बाय एम लक्ष्मीकांत, इसे कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम जो आर्टिकल 15 है वहाँ से लेकर आगे तक देखेंगे। अब तक हमने आर्टिकल 14 देखा, उसमें रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से मतलब निकल कर आया है, ये भी हमने देखा। देन अब हम सीधे आर्टिकल 15 से स्टार्ट करेंगे ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सो आर्टिकल 15 जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, वो किस बारे में है, तो इट प्रोहिबिट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स। तो वो ग्राउंड्स कौन कौन से है जिसके ऊपर आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिशन करता है। सो आर्टिकल 15 इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टन ग्राउंड्स। तो इसमें एक टर्म कहा गया है कि ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ओके। सो जो ग्राउंड्स है वो है RRCSP मीन्स रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो इट इज RRCS&P। ओनली इस ग्राउंड पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, ओके। RRCSP मीन्स रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो 5 ग्राउंड्स है इसके ऊपर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब स्टेट इन ग्राउंड्स पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। सो आर्टिकल 15 का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें कहा गया है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इनमें से किसी एक या इन सभी के बेसिस पर स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। किसी भी सिटीजन को इन ग्राउंड्स पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ओनली इसका अर्थ है कि इसके अलावा अगर कोई चीज है तो उसके बेसिस पर स्टेट कुछ लॉज बनाकर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ओके। सो सिर्फ इन जो 5 पॉइंट्स है इनके ऊपर स्टेट किसी भी नागरिक को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। देन सेकंड पॉइंट इज दैट no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, okay, be subjected to any disability, liability, restriction or conditions with regards to। किसी भी कंडीशन के ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा या लायबिलिटी नहीं होगी। और वो जो कंडीशंस है कि किस के रिस्पेक्ट में ये टर्म कही गई है कि सिटीजन्स को इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। मीन्स अगर कोई शॉप है, कोई पब्लिक रेस्टोरेंट है, कुछ होटल्स है, कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट का कोई भी प्लेस है, फॉर एग्जांपल बाग बगीचे हो गए या फिर कोई सिनेमा हॉल्स हो गए, तो किसी भी सिटीजन को उनके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा कि आप किसी शॉप में या रेस्टोरेंट में या होटल में आपको अलाउड नहीं है, ओके। इन 5 ग्राउंड के ऊपर किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा किसी भी पब्लिक प्लेस को विजिट करने से, ओके। देन द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, bathing ghats, roads, place of public resort maintained wholly or partially out of the state funds or dedicated to the use of the general public। अगर कोई भी घाट है, बाथिंग घाट है, फॉर एग्जांपल कोई भी रोड है किसी भी प्रकार का, या कोई पब्लिक प्लेस है, ओके, फॉर एग्जांपल कोई रिसोर्ट है जो कि या तो पूरा का पूरा स्टेट द्वारा रन है या फिर पार्शियली भी अगर स्टेट रन करता हो, उसमें से आधा हिस्सा भी स्टेट का हो या कुछ हिस्सा भी स्टेट का हो या स्टेट फंड से आता हो। देन अगर नाले नदियां हो गई है, टैंक्स हो गए हैं, ओके, वेल्स हो गई है, कुएं हो गए, इन कुएं से भी अगर आप पानी निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल पहले जमाने में जो होता था ना जिसे हम अनटचेबिलिटी कहते थे, तो अनटचेबिलिटी में क्या होता था कि अगर कोई वेल है, कोई कुआ है, तो उसके ऊपर सिर्फ जो है कुछ लोगों का ही अधिकार होता था। जो शूद्र होते थे उनके लिए स्पेशल कुएं होते थे, उनको इन कुएं पर आने के लिए
अनुमति नहीं होती थी। ओके, सो इसका टाइप का जो भी डिस्क्रिमिनेशन था वो ना हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस RRCSP, रिलीजन, रेस्ट, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये ना हो, इसके लिए आर्टिकल 15 गठित किया गया था। ओके, देन आर्टिकल 15 का थर्ड जो पार्ट है वो कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ओके, अगर सरकार वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट के लिए अगर कुछ प्रावधान बनाती है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस आर्टिकल में तो दिया गया है कि रिलीजन, रेस्ट, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हो, लेकिन सेक्स के बेसिस पे फॉर एग्जांपल कोई मेल है और कोई फीमेल है तो आप फीमेल के लिए कुछ अलग लॉज बना रहे हो। अगर सरकार कुछ अलग लॉज बना रही है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पर सेक्स के बेसिस पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ओके, PRIs, बहुत सारे स्टेट में क्या है कि इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में 50% जो आरक्षण है, 50% जो सीटें हैं वो फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है। ओके, तो आप तो ये नहीं कह सकते हो कि यार यहाँ पर तो जो है वो फीमेल को ज्यादा तवज्जो दी गई है और मेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये जो तीसरा प्रावधान है ना, ये इसी के लिए रखा गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस आर्टिकल के अंतर्गत कि स्टेट अगर कोई स्पेशल प्रोविजन कर रहा है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए तो ये जो आर्टिकल है 15 आर्टिकल इसे नहीं रोकेगा। ओके, सो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टेट को प्रिवेंट करेगा कुछ स्पेशल लॉज बना के या फिर स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, दो लोगों के लिए, एक तो वुमेन और एक तो चिल्ड्रन, इन दोनों के लिए अगर स्टेट कुछ प्रोविजंस बनाना चाहता है तो वो बना जा सकते हैं, ऐसा इस थर्ड पॉइंट का कहना है। देन फोर्थ क्या है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज नंबर 2 मींस दिस सेकेंड ऑफ आर्टिकल 29, ओके, शाल प्रिवेंट द स्टेट, इस आर्टिकल में मीन्स ये 50 नंबर का आर्टिकल या 29 जो आर्टिकल है उसका क्लॉज नंबर 2 शाल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये आर्टिकल शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए भी अगर स्टेट कुछ प्रावधान बना रहा है तो उसके लिए भी ये आर्टिकल जो है वो ये नहीं करेगा, मतलब उनको रोकेगा नहीं। ओके, एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द SC एंड ST, तो यही जो क्लॉज है ना 15(4), ओके, यही बताता है कि अगर सोशली एंड इकोनॉमिकली अगर कोई बैकवर्ड क्लास है तो उसके लिए स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, चाहे वो SC ST क्लास हो, शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, या कोई भी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हो। ओके, सोशली एंड एजुकेशनली। देन जो फिफ्थ पॉइंट है वो कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज G ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19, ओके, shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for scheduled caste and scheduled tribes in so for such a special provision relate to their admission to educational institutions including private educational institution whether aided or unaided by the state or other minority educational institutions। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार किसी भी सोशली या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए या फिर SC कास्ट के लिए या SC जो ट्राइब होती है, स्टेट ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए अगर कोई प्रावधान बनाना चाहता है सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस के लिए, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था, ओके, जो कि 2009 में बना था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो ये जो राइट टू एजुकेशनल एक्ट है उसमें 14 ईयर्स तक सभी के लिए फ्री एंड फेयर एजुकेशन है। तो सेम इसी प्रकार अगर सरकार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर स्टेट से रन कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा या फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी है अगर आर्टिकल 30 के अंतर्गत, तो उसमें भी सरकार प्रावधान बना सकती है फॉर द एजुकेशन ऑफ SC ST एंड इकोनॉमिकली या सोशली जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए। ओके, तो ये भी पावर सरकार को आर्टिकल 5 के अंतर्गत मिलती है ऑफ आर्टिकल 15। अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबल फ्रॉम अदर।
अब डिस्टिंग्विशन जो है ना, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन कहां पर? टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबल फ्रॉम अदर्स, ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अब ये जो टर्म है ना, ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पर तो आप नहीं कर सकते हो डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अगर जो अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो वीकर क्लास है, ओके, इकोनॉमिकली कोई वीकर क्लास है फॉर एग्जाम्पल, तो उनके लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए तो सरकार इस जो प्रावधान है उसको फॉरबिड कर सकती है। ओके, किसी की एडमिशन करनी है बच्चे की, चिल्ड्रंस की, तो उसके लिए भी सरकार इसके लिए इसको मतलब ब्रीच कर सकती है। देन वुमेन्स के लिए अगर कोई प्रावधान करना है तो उसके लिए भी सरकार इस प्रावधान को ब्रीच कर सकती है। देन स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जैसे मैंने कहा था कि जो रिजर्वेशन रखा गया था लोकल बॉडीज में 50% फॉर वुमेन्स, तो ये जो पावर है ये सरकार को आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत मिलती है कि सरकार स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। देन फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जैसे कि आरटीआई एक्ट है ऑफ 2009। ओके, तो इसके अंतर्गत भी तो स्पेशल प्रोविजन मिला है चिल्ड्रंस के लिए। देन स्पेशल प्रोविजंस फॉर बेल भी है। ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री, जिसमें वुमेन्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। ओके, वुमेन्स को ज्यादा अधिकार दिए गए। अब ये देखिए, ये जो अडल्ट्री था ना, ये काफी न्यूज में था 1-2 सालों पहले। सो ऐसे टर्म्स जहां पर आपको लगता है कि ये न्यूज में है, उसके बेसिस पर आप पॉलिटी को पढ़िए, उससे रिलेट करके। ओके, सो ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री, इसके अंतर्गत वुमेन्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए जो कि रिलेट करता है आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 के लिए। ओके, सो स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टेट कर सकता है, यह आता है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो जो करंट का टॉपिक है उसको पॉलिटी या हिस्ट्री से रिलेट करके आप पढ़िए, ताकि उस पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस बनने की इन द एग्जाम्स। देन आर्टिकल 15(4) जो है 15 सब क्लॉज 4, जिसमें कहा गया था कि स्पेशल प्रोविजंस सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए बना सकती है सरकार। तो ये ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, जिसमें जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसको 10% रिजर्वेशन मिला था, तो ये इसी का भाग है। ओके, इसी के बेसिस पर सरकार को पावर मिलती है कि वो ईडब्ल्यूएस के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, और इसी के अंतर्गत सरकार ने 10% रिजर्वेशन दिया था। अगर आपको पता होगा तो ये जो प्रावधान है ना, ये फर्स्ट जो है वो मंडल जी ने दिया था, जो मंडल कमीशन आया था ना 1990s का। ओके, तो 1990 में तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओबीसी को मिला था, और फिर पीवी नरसिम्हा राव जी की जब सरकार आई थी 1991 में, तो उन्होंने ये 10% वाला क्राइटेरिया वहां पर भी ऐड किया था, लेकिन बाद में चलकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। ओके, तो 103rd जो अमेंडमेंट था उसमें फिर से इस प्रावधान को ऐड किया गया और 2019, तो इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है अब उनको 10% रिजर्वेशन मिलता है। जो 15 सब क्लॉज 5 है, जिसके अंतर्गत सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चिल्ड्रन के लिए कुछ लॉज बना सकती है, तो वो जो स्पेशल प्रोविजन है उसको मद्देनजर रखते हुए जो 93rd अमेंडमेंट एक्ट था ऑफ 2005, जिसे कहा जाता है कि एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ओके, उसको ऐड किया गया था। और उसमें क्या हुआ था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो है वो एजुकेशन मिलेगा जो भी चिल्ड्रंस है उनको। ओके, तो उसके लिए 15% जो सीटें होती है ना वो रिजर्व रखी गई थी। देन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 भी आया था, जिसमें 27% जो रिजर्वेशन था ओबीसी का वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी लागू किया गया था। ओके, सो ये जो प्रावधान है और ये किस आर्टिकल के किस सब क्लॉज के अंतर्गत मिले हैं ये आपको याद रखने। देन आर्टिकल जो 16 है, अब हमारा आर्टिकल 16 क्या कहता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स है
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो भी होगी, जो भी नोटिफिकेशन जारी होगा फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए स्टेट जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये कहता है आर्टिकल 16। फॉर एग्जाम्पल हम यूपीएससी दे रहे हैं, ओके, या एमपीएससी दे रहे हैं, या कोई भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, आप सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब इसमें भी ऐसा है कि इसमें भी आप कहते होगे कि सर जो SC ST है या फिर OBC है उनके लिए अलग फीस है, जनरल के लिए अलग फीस है, उनके लिए अलग सीट्स है रिजर्व, जनरल के लिए अलग सीट्स है रिजर्व। तो अब हम इस आर्टिकल में देखेंगे कि वो ऐसा क्यों है। देखिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो इस आर्टिकल 16 के अंतर्गत का है। उसका सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। ओके, स्टेट के अंडर कोई भी जो ऑफिस होगा उसका जो भी नोटिफिकेशन आया होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें स्टेट सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये तो सबको समझ में आ गया, ये कहता है क्लॉज 1। देन हम क्लॉज 2 क्या कहता है, नो सिटीजन शाल ऑन ग्राउंड्स ओनली। ओके, अब फिर से देखिए, यहां पर ओनली आ गया। ओनली जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, यहां तक तो सबको पता था, 15 आर्टिकल में भी ऐसा था। देन प्लेस ऑफ बर्थ, ये सबको पता है, लेकिन 2 टर्म ऐड हो गई, डिसेंट और रेसिडेंस। ओके, मतलब इसे कहा जाता है कि डॉक्टर, DRRCSP। ओके, 15 आर्टिकल था RRCSP के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और 16 आर्टिकल है कि डॉक्टर RRCSP के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब डिसेंट, रेसिडेंस, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 7 पैरामीटर्स के बेसिस पर सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। इनके अलावा सरकार डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। ओके, ये स्ट्रिक्टली कहा गया है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 में कि नो सिटीजन शाल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर स्टेट। जो भी ऑफिस स्टेट के अंडर होगा या फिर जो भी वैकेंसी स्टेट के अंडर निकाली गई होंगी, तो वहां पर स्टेट डिसेंट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए कि ये जो क्लॉज 3 है, ओके, क्लॉज 3 ये क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शाल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन regards to class or classes of employment or appointment to an office under government or any local or other authority within state or union territory, any recruitment as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment। मतलब रेसिडेंस का जो क्राइटेरिया है, अगर स्टेट है उसके विद इन वाला, उसे गवर्नमेंट लगा सकती है। ओके, ठीक है। तो ये जो सब क्लॉज 2 है ना, दोनों ये जो है स्टेट को या पार्लियामेंट को प्रिवेंट नहीं करते कि आप कोई लॉज बनाओ जिसमें प्रिस्क्राइब करो कि रेसिडेंस का क्राइटेरिया होगा। फॉर एग्जांपल, आपने एमपीएससी की या किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम दी होगी, तो उसमें कहा गया होगा कि आपका 10th में जो है ना, फॉर एग्जांपल एमपीएससी के लिए मराठी होना अनिवार्य है। ओके, मराठी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। या फॉर एग्जांपल कहीं पर आप यूपीपीएससी दे रहे हो, अगर वहां पर लिखा है कि स्टेट पीसीएस की अगर आपको एग्जाम देनी है यूपीपीएससी की, तो वहां पर आपका जो है वो हिंदी जो लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी 10th क्लास में। ओके, या फिर आप महाराष्ट्र के डोमासाइल हो या फिर यूपी के डोमासाइल हो, ओके, डोमासाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। तो ये जो है ना, फॉर गिविंग यूपीएससी एग्जाम या एमपीएससी एग्जाम, ये स्टेट कह सकती है, ऐसा इस आर्टिकल के अंतर्गत लिखा गया है। तो ये स्टेट प्रिस्क्राइब कर सकती है वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब देखिए 3 एक्सेप्शंस टू जनरल रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब 3 एक्सेप्शंस क्या है, 3 एक्सेप्शंस क्या है इस आर्टिकल 16 के, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे।
स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर, अब स्टेट किसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेकिंग रेसिडेंस एज द क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, जैसे अभी कहा गया हमने कि यूपीपीएससी की अगर आपको एग्जाम देनी है तो स्टेट ये कह सकता है कि आप यूपी के डोमासाइल होने चाहिए, मतलब यूपी के एक रेसिडेंट होने चाहिए, उत्तर प्रदेश के आप रेसिडेंट होने चाहिए। ओके, सो रेसिडेंस का क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट सरकार लगा सकती है, या फिर अपॉइंटमेंट विद इन अ स्टेट या यूनियन टेरिटरी इफ सैंक्शन बाय पार्लियामेंट लेजिस्लेशन। ओके, ये क्लॉज 15(3) हमें इनको प्रावधान देता है कि स्टेट रेसिडेंस का क्राइटेरिया रख सकती है। देन रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट फॉर अंडर प्रेसिडेंटेड बैकवर्ड क्लास, जैसे अभी हमने कहा था कि ओबीसी के लिए या एससी एसटी के लिए, ओके, इनके लिए रिजर्वेशन रख सकती है सरकार। ओके, देन जैसे कि फर्स्ट क्लॉज दिया है कि रिजर्वेशन इन मैटर्स फॉर प्रमोशंस विथ consequential seniorities to any class or classes of post for SC and ST, SC ST के लिए प्रमोशंस में सरकार रिजर्वेशन रख सकती है। देन फिलिंग अप द बैकलॉग वैकेंसीज ऑफ SC STs इरिस्पेक्टिव ऑफ 50%, चाहे वो 50% का क्राइटेरिया ब्रिज करे फिर भी SC और ST की जो वैकेंसीज है वो उनका जो बैकलॉग है, बैकलॉग मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल इस साल 1000 वैकेंसीज थी यूपीएससी की, उसमें से 300 जो थी वो एससी के लिए रिजर्व थी, और उसमें से अगर फॉर एग्जांपल 200 ही फिलअप हुई है, मतलब 200 ही लोग सिलेक्ट हुए एससी कास्ट से, तो उसकी जो 100 वैकेंसीज थी, चाहे वो एससी हो या एसटी हो, उसकी जो 100 वैकेंसीज थी, अगले साल अगर नोटिफिकेशन 900 जगह का निकला है और उसमें फिर से 300 जगह जो है वो एससी की थी, तो ये 100 प्लस ये 300 मतलब अगले साल 400 जगह फिल होंगी। ओके, तो ये जो बैकलॉग है वो सिर्फ और सिर्फ एससी या एसटी क्लास को ही दिया जाएगा, इसे कहते हैं बैकलॉग को फिल करना। ओके, चाहे अगर फिर वो 50% मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये 350 वैकेंसीज थी, ओके, 350 एससी की थी, अब यहाँ पर 450 हो गई क्योंकि 100 पहली और ये 350, तो ये देखिए ये 50% के अबाउट आ रहा है। अगर ये 451 भी हो जाए ना, यहाँ पर 101 भी अगर रिमेनिंग रह रही हो, यहाँ पर 199 ही फिलअप हुई थी, तो ये 451 हो गई, तो ये क्राइटेरिया तो बीच हो रहा है 50% का, फिर भी ये वैलिड माना जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि 101 जो जगह थी वो बैकलॉग से फिल कर रहे हैं और एक्चुअली जो जगह थी वो वैकेंसीज थी 350 ओनली। ओके, सो ये जो फिलिंग अप है ये सरकार कर सकती है। देन सी जो है थर्ड जो स्पेशल प्रोविजन है जो सरकार बना सकती है, तो वो है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोफेशन। ओके, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोफेशन और पर्टिकुलर रिलीजन belonging to a particular denomination if the office is in connection with the affairs of any religious or denomination institutions। For example, अगर किसी डॉक्टरी से रिलेटेड कोई एग्जाम निकली है, मतलब वैद्यकीय क्षेत्र की कोई एग्जाम है, तो वहां पर सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप एमबीबीएस ही होने चाहिए इसका प्रिस्क्राइब कर सकती है। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पर इंजीनियर जाकर क्या करेंगे, राइट? या फिर कोई आरटीओ की एग्जाम से, तो वहां पर सरकार ये कह सकती है कि आप इंजीनियर भी होने चाहिए, उसमें भी आप ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल ही होने चाहिए। ओके, ऑटोमोबाइल, मैकेट्रॉनिक्स या मैकेनिकल फील्ड से आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सिविल। ओके, तो ऐसा क्राइटेरिया सरकार रख सकती है, या फिर सिविल भी नहीं चलेगा, सिर्फ ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स इस फील्ड से अगर आपकी इंजीनियरिंग है तभी आप आरटीओ का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये जो है ना बेसिस ऑफ प्रोफेशन या फिर पर्टिकुलर रिलीजन की अगर कोई मतलब वैकेंसीज है, फॉर एग्जाम्पल कोई रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड कोई वैकेंसीज है, या किसी रिलीजियस संगठन का कोई पोस्ट है, तो उसके लिए अगर स्पेशल रिलीजन के ही लोग लगेंगे तो उस केस में भी सरकार वैसा नोटिफिकेशन निकाल सकती है, राइट? तो ये जो 3 एक्सेप्शन है ना आर्टिकल 15 के, सॉरी 16 के, वो आपको ध्यान में रखने होंगे। फर्स्ट तो कि सरकार रेसिडेंस का क्राइटेरिया डिफाइन कर सकती है, तो सरकार रिजर्वेशन दे सकती है एससी एसटी और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को। अब देखिए ये जो 15(4) है ना, ये जो क्लॉज था उसके अंतर्गत ही ये मतलब सरकार को एक्सेप्शंस मिला था। देन
सरकार प्रिस्क्राइब कर सकती है किसी प्रोफेशन, पर्टिकुलर प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट, या फिर पर्टिकुलर रिलीजियस अगर कोई ऑफिस है उसके लिए कोई रिक्रूटमेंट निकली है तो पर्टिकुलर रिलीजन से ही वैकेंसी फिलअप की जाएगी, ऐसा भी सरकार प्रिस्क्राइब कर सकती है। देन अब जो 17 नंबर का आर्टिकल है ना, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस पर वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल 70 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्टिकल 17 कहता है कि एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी क्या था कि ये पुरानी प्रथा थी छुआछूत की, जिसके अंतर्गत अभी हमने जो देखा था कि वेल्स या फिर पब्लिक कोई शॉप्स हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, इसके अंतर्गत जो है ना एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या थी, परमिशन नहीं मिलती थी। तो उनके रिलीजन के बेसिस पर, उनके कास्ट, उनके सेक्स, उनके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर जो है उनके साथ छुआछूत होती थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो ये जो एबोलिशन हुआ है अनटचेबिलिटी का, ये हुआ है अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनटचेबिलिटी जो है ना इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। अनटचेबिलिटी मतलब सिर्फ छुआछूत ही नहीं बैन हुई, तो उसकी अगर प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में हो फॉर एग्जाम्पल अभी भी अगर कोई पब्लिक रेस्टोरेंट है या होटल है, उसमें अगर कहा गया है कि इस सोसाइटी के या इस सेक्शंस के पर्टिकुलर लोग यहाँ पर बैन है, तो वो भी एक अनटचेबिलिटी का फॉर्म होगा। ओके, या फिर अगर कहा जाता है कि यहाँ पर महिला, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे देखिए, अभी जो शनि मंदिर का एक विवाद निकला था, या कहीं मदरसे में अगर किसी महिलाओं को एंट्री नहीं है, या शबरीमाला का जो विवाद था कि वहां पर फीमेल्स को एंट्री नहीं है। ओके, फीमेल्स को एंट्री नहीं है मतलब फीमेल्स को एक पर्टिकुलर एज की जो फीमेल्स है उनको एंट्री नहीं है। शनि मंदिर में भी फीमेल को एंट्री नहीं है, या किसी मदरसे में फीमेल को एंट्री नहीं है। तो ये जो थे ना वो अंडर आर्टिकल 17 एज अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को प्रीच कर रहे, ऐसा वहां पर कहा गया था। और आर्टिकल 17 के अंतर्गत तो एवोल्यूशन हो चुका है अनटचेबिलिटी का, तो उसके बेसिस पर ये केसेस लड़ी गई थी। ओके, और उसके बेसिस पर ये डिबेट्स हुई थी। सो द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो एक ऑफेंस माना जाएगा अगर आप कहीं पर भी इस प्रैक्टिस को प्रमोट कर रहे हो तो। अब पार्लियामेंट जो है इज ऑथराइज टू मेक लॉ प्रिस्क्राइबिंग द पनिशमेंट फॉर वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पर तो कहा गया था कि अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस होगा, पनिशेबल होगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, लेकिन जो लॉ है वो बाद में बनाया गया है 1955 में। तो उसे कहा गया था कि अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955, इसे बाद में चलकर रीनेम किया गया था कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ओके, ये था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बना था उसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। इसके अंतर्गत सजाएं क्या होगी ये दिया गया था। तो डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का, उसके अंतर्गत दी गई है। देन एससी की जो गाइडलाइंस है ऑन एससी एसटी, ओके, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में दी गई है। देन द SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट आया था। ओके, तो इन एक्ट्स ने जो है ना SC ST की जो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उनके लिए क्या सजा है, क्या प्रावधान है, इस एक्ट के अंतर्गत दिए थे। तो देखिए दोस्तों, अब तक हमने देखा कि आर्टिकल 14 क्या, सॉरी आर्टिकल 15 क्या है। तो आर्टिकल 15 जो है वो RRCSP के बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा स्टेट, ऐसा कहता है। RRCSP मींस रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। देन आर्टिकल 16 में कहा गया था कि DRRRCSP के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। डिसेंट, रेसिडेंस, देन दिस रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पर आप किसी भी नागरिक को जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, लेकिन किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ओके, ये कहा गया था आर्टिकल 16 के अंतर्गत। इससे रिलेटेड हमने एक्सेप्शंस भी देखे, जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी स्टेट जो है, कुछ कुछ स्टेट रेसिडेंस का क्राइटेरिया रख देते, तो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कि आप स्टेट को रेसिडेंस का क्राइटेरिया रख सकते हो। देन अगर कोई भी स्टेट SC और ST या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है, या फिर वुमेन और चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट
के लिए काम कर रहे हैं तो वैसे भी प्रावधान जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ओके, सो दीज आर द एक्सेप्शंस फॉर दिस। देन आर्टिकल 17 जो है वो हमने देखा कि प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसके लिए है, और अगर अनटचेबिलिटी होती है तो उसके लिए जो लॉज बनाए गए हैं कि उसमें क्या सजा होगी, क्या प्रावधान होगा, उसके लिए जो एक्ट था उसे कहा जाता है अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। इसका जो रीनेम हुआ था, बाद में नाम चेंज हुआ था, उसे कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, क्योंकि ये हमारे सिविल राइट्स है तो इनका प्रोटेक्शन करने के लिए जो है आर्टिकल 1955 बनाया गया था। अब इस अनटचेबिलिटी की जो डेफिनेशन है, वो अनटचेबिलिटी किसे कहा जाता है वो इस लॉ के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, उसे कहा जाता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। इनके ऊपर जो एट्रोसिटीज होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट था, एससी और एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का। बाद में चलकर इसमें अमेंडमेंट्स भी आए हैं और उसकी डेफिनेशन को और वाइडर किया गया है। ओके, देन अब देखिए आर्टिकल 18 जो है वो क्या कहता है, इट इज अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब देखिए दोस्तों, जब अंग्रेजों का जमाना था तब उसमें राय बहादुर, ओके, या फिर राय बहादुर हो गया, सर हो गया, ओके, या फिर कोई भी और टाइटल्स थे जो अंग्रेज गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते थे। तो इन टाइटल्स को जो है ना वो हमने आर्टिकल 18 के अंतर्गत एबोलिश कर दिया था कि अब जब हमें स्वतंत्रता मिल गई थी 1947 और उसके बाद जब हमारा संविधान फॉर्म में आ गया था, हमने 1950 में इसको एडॉप्ट एक्ट वगैरह किया था। 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जब ये फोर्स में आया, उसके बाद हमने कहा कि ये जो टाइटल्स है, राय बहादुर हो गया, राय दुर्लभ हो गया, सर हो गया, इनको जो है ना हम एबोलिश कर देंगे, कोई भी इसे आगे चलकर नहीं लगा सकेगा। ओके, और अगर आपके पास डॉक्टर है टाइटल, प्रोफेसर है, ओके, तो ये टाइटल जो है ना ये एकेडमिक है। ओके, एकेडमिक है या कोई साइंटिफिक टाइटल्स है, या फिर कोई टाइटल जो है वो सरकार खुद अगर आपको दे रही है, मतलब सरकार जो है फॉर एग्जांपल भारत रत्न का टाइटल देती है, अवार्ड देती है आपको, तो वो जो आपका एकेडमिक इंटेलिजेंस है या फिर इंटेलिजेंस है उसे रिकॉग्नाइज करती है, तो इन टाइटल्स को आप लगा सकते हो। ओके, डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, ये एकेडमिक टाइटल्स, तो इनको आप लगा सकते हो। लेकिन ये जो पदवी है राय दुर्लभ, राय बहादुर, सर, ये जो दी जाती थी ब्रिटिश कार्यकाल में, इसे आप नहीं लगा सकते। ओके, सो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का जो आर्टिकल 18 है वो क्या कहता है कि इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मतलब मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन छोड़ के, उन टाइटल्स को छोड़ के स्टेट और किसी भी प्रकार का टाइटल किसी भी सिटीजन को कंफर्म नहीं कर सकता है, मतलब नहीं दे सकता है ऑन एनी बॉडी वेदर अ सिटीजन और अ फॉरेनर। किसी बॉडी को, किसी सिटीजन को या किसी फॉरेनर को, बॉडी में से यहाँ पर डेड बॉडी नहीं, ओके, कोई अगर बॉडी मतलब फॉर एग्जांपल एखादी संस्था है या कोई भी है जो कुछ काम कर रही है, ओके, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो उसको या फिर किसी सिटीजन को या किसी फॉरेनर को जो है ना वो अगर सरकार कोई टाइटल देती है तो वो मान्य नहीं रहेगा। तो आर्टिकल 18 प्रोहिबिट करता है सरकार को ऐसा कोई भी टाइटल कंफर्म करने के लिए। लेकिन इससे एक्सेप्ट किसको किया गया है, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस को, मतलब सरकार मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स आपको दे सकती है, जैसे लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये जो रैंक्स होती है ना मिलिट्री में, तो देखिए आगे लगाते हैं हम नाम के आगे कर्नल लगाते हैं या फिर लेफ्टिनेंट लगाते हैं। ओके, देन इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अब खुद की सरकार तो नहीं दे सकती है तो बाहर की सरकार के द्वारा जाकर लेके आएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। अगर कोई और भी सरकार आपको दे रही है, कोई फॉरेन स्टेट दे रहा है, तो वो भी आप नहीं ले सकते, वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ओके, a foreigner holding any office of profit or trust under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president। जब तक आप प्रेसिडेंट की कंसेंट, जब तक आप प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लोगे, तब तक कोई भी अगर फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई भी फॉरेनर है जिसका ऑफिस अंडर आवर इंडियन गवर्नमेंट है, ओके, अंडर स्टेट है, तो वो भी ये विदाउट हमारे राष्ट्रपति की परमिशन के बगैर नहीं ले सकता है कोई भी टाइटल। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेनर है, कोई फॉरेन सिटीजन है ऑफ यूएसए
जिसका कोई तो भी ऑफिस है विद इन इंडिया, ओके, और ये ऑफिस इंडिया में होने के कारण अगर उसको यूएसए की सरकार, खुद की सरकार जो कि एक यूएसए नागरिक है, उसको कोई टाइटल देती है, लेकिन उसका ऑफिस जो है वो विद इन इंडिया है, इंडियन सरकार के अंतर्गत आता है, तो इस वजह से उसको जो है ना हमारे प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। देन नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट भी है उसकी, यहाँ पर कोई एनजीओ भी है अंडर द स्टेट, हमारे स्टेट के अंदर अगर वो रन हो रही है, इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सिर्फ टाइटल ही नहीं ले सकता, लेकिन अगर वो सिटीजन जिसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ओके, हमारे स्टेट के अंदर रन हो रहा है, ओके, तो वो कोई प्रेजेंट भी या फिर एमोल्यूमेंट्स मीन्स कोई पैसे प्रेजेंट, ओके, ये नहीं ले सकता जब तक कि हमारे प्रेसिडेंट की परमिशन ना हो, ओके। सो 4 चीजें हैं एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के अंतर्गत। फर्स्ट तो कोई जो स्टेट है उसको प्रोहिबिट किया गया है कि आप किसी भी सिटीजन को, किसी बॉडी को, किसी फॉरेनर को आप कोई भी टाइटल मत दो, ओके, दे नहीं सकते हो, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक आप डिस्टिंक्शन दे सकते हो। सेकंड जो है उसमें कहा गया है कि ये जो लॉ है वो प्रोहिबिट करता है किसी भी सिटीजन को कि आप किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करोगे। सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, भारत के जो नागरिक है, वो किसी भी फॉरेन स्टेट से, किसी भी फॉरेन नेशन से, किसी भी अदर कंट्री से, भारत छोड़ के जो भी अदर कंट्रीज है वहां से कोई भी टाइटल अडॉप्ट नहीं करोगे। देन थर्ड कहा गया है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड कराए, भारत का नागरिक ना हो लेकिन बाहर का नागरिक हो, और वो भारत में आकर कोई भी ऑफिस रन कर रहा है, ओके, जो कि हमारे इंडिया के अंतर्गत आता है, तो वो भी अपने किसी भी फॉरेन नेशन से या किसी और कंट्री से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है कि वही नागरिक जिसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारे भारत के अंतर्गत है, तो वो भी नागरिक किसी भी प्रकार का गिफ्ट या किसी भी प्रकार की भेंट वस्तु एमोलमेंट्स कोई भी नहीं ले सकता है, ओके, विदाउट द परमिशन और विदाउट द कंसेंट ऑफ आवर प्रेसिडेंट। दिस आर द 4 पॉइंट्स अंडर आर्टिकल 18। अब देखिए जो भारत रत्न है, इस भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, नेशनल अवार्ड्स वॉयलेटी ऑफ आर्टिकल 18, क्या ये आर्टिकल 18 को वॉयलेट करते हैं? भारत रत्न, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ये नेशनल अवार्ड्स है ना हमारे, तो क्या ये वॉयलेट है, वॉयलेट करते हैं आर्टिकल 18 को? तो नो, इसका आंसर क्या है? नो, अ बिग नो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल 18 का जो सब क्लॉज 1 है, इसमें कहा गया है कि जो मिलिट्री प्लस एकेडमिक, ओके, ये जो 2 है इसको तो आप ले ही सकते हो, स्टेट कन्फर्म कर सकती है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी सरकार क्या करती है, उनको भी प्रमोट करने के लिए, इंटेलेक्चुअल को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में, या फिर सोशल जो वर्कर्स है, ओके, सोशल वर्कर्स, सोसाइटी के लिए अगर आपको कुछ करना है तो इसको प्रमोट करने के लिए जो है ना सरकार जो है वो अवार्ड्स देती है, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया। किसी भी फील्ड में आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो उसके लिए सरकार इन अवार्ड्स को देती है, जिन्हें हम नेशनल अवार्ड्स कहते हैं। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ नेशन, या भी जो आपकी सोसाइटी है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए अगर आप कुछ काम कर रही हो तो ये नेशनल अवार्ड्स देते हैं उनको, उनके डेडिकेशन को जो है वो सराहने के लिए, ओके। तो इस सराहना के लिए सरकार जो ये अवार्ड्स देती है तो आर्टिकल 18 को वॉयलेट नहीं करते, ओके। सो एससी ने अपहोल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने, देयर वैलिडिटी, इनकी वैलिडिटी की ये वैलिड है, इन बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये केस ध्यान में रखिए कि बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है उसमें एससी ने अपहोल्ड की थी इनकी वैलिडिटी। द टर्म अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट। अब ये देखिए, ये आर्टिकल 17 का यहाँ पर गलती से लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी जो है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कि अनटचेबिलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं की गई। इसलिए जो 1989 का जो एट्रोसिटीज का एक्ट था ना, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसके अंतर्गत उसकी डेफिनेशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन है अनटचेबिलिटी का, ओके। अब देखिए जो नेशनल अवार्ड्स था ना, इसकी एक हिस्ट्री रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेशनल अवार्ड्स स्टार्ट किए गए थे तो 1984 तक, 1954 में तो इनको कंस्टिट्यूट किया गया था, ओके। 1954 जो है, ये देखिए 1954 में जो ना इनकी स्थापना की गई थी, ये स्टार्ट किए गए थे नेशनल अवार्ड्स।
तो देना शुरू हो गया था। लेकिन 1977 में क्या हो गया था, जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी ना, इन्होंने क्या कर दिया कि इन अवार्ड्स को डिसकंटिन्यू कर दिया, इनको देना बंद कर दिया 1977 में। अब आपको पता होगा कि 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तो इन्होंने तो डिसकंटिन्यू कर दिया था। इंटरनल इमरजेंसी लगी थी ना, तो इंदिरा गांधी की सरकार की जो थी वो गिर गई थी। तो मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, इन्होंने क्या कर दिया, इन अवार्ड्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर से 1980 में क्या हुआ, इनको स्टार्ट कर दिया गया बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। सो अगर आपको पूछा जाए कि नेशनल अवार्ड्स पहले से दिए जाते हैं या कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुए, तो ये बात गलत है। 1977 से लेकर 1980 के बीच 3 से 4 साल जो थे वो नेशनल अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। सो 3-4 प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे कि नेशनल अवार्ड्स फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड इन 1954, तो यस इट्स ट्रू। दे कंटिन्यूड टिल नाउ, अब तक कंटिन्यू किए गए थे क्या, तो नो, वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट होगा कि ये डिसकंटिन्यू किए गए थे 1977 में, एंड थर्ड स्टेटमेंट होगा कि दे वर रीइंस्टेटेड, फिर से स्टार्ट किए गए थे 1980 में बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। या फिर इन गवर्नमेंट्स को अल्टर किया जाएगा कि 1977 में इंदिरा गांधी ने इनको डिसकंटिन्यू किया था और मोरारजी देसाई ने 1918 में फिर से स्टार्ट किया था। तो इस पर भी ध्यान देना है कि 1977 में सभी को आई थिंक पता तो होना ही चाहिए कि 1976 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी 1976-77 में, और फिर से मोरारजी देसाई की बाद में फर्स्ट टाइम पर मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। तो कोई भी एक नॉन कांग्रेसी जो गवर्नमेंट थी ना फर्स्ट टाइम, वो बनी थी 1977 में, जिसके प्रेसिडेंट पीएम थे मोरारजी देसाई। तो उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू किया था। अगर इस प्रकार से याद रखोगे ना, तो आपको याद रख, मतलब आप इजीली याद रख पाओगे कि नेशनल अवार्ड्स चालू किए थे आईएनसी वालों ने, मतलब नेशनल कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने स्टार्ट किए थे, तो इसलिए मोरारजी देसाई ने उनको बंद कर दिया। ऐसा अगर याद रखोगे ना, तो आपको ध्यान में रहेगा कि फर्स्ट टाइम पर कोई नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने क्या किया, जो नेशनल अवार्ड्स कांग्रेस ने स्टार्ट किए थे उसको बंद कर दिया। फिर से कांग्रेस की जब गवर्नमेंट आई इंदिरा गांधी की 1980 में, तो उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दी नेशनल अवार्ड्स। ओके, सो ध्यान में रखने के लिए ये ट्रिक याद रखो। देन आर्टिकल 19 जो है वो क्या करता है कि आपको प्रोटेक्शन देता है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो ये प्रोटेक्शन किस लिए, फॉर द फ्रीडम। ओके, सो आर्टिकल 19 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। सो ये फ्रीडम देता है अलग अलग स्पेयर्स में। तो फर्स्ट जो है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड है फ्रीडम ऑफ असेंबली। अब असेंबली कैसी होनी चाहिए, पीसेबल होनी चाहिए। सो टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, पीसफुल असेंबली जिसे हम कहते हैं। कोई हत्यार वत्यार लेकर 4-5 जन इकट्ठा हो गए, तो क्या वो पीसफुल असेंबली होगी, नहीं। पीसफुल असेंबली आप कर सकते हो विदाउट एनी आर्म्स। ओके, आर्टिकल 19 कहता है कि आपको फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, कुछ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, खुद के विचार सामने रख सकते हो, आप असेंबल हो सकते हो पीसफुली विदाउट आर्म्स। देन आर्टिकल सी कहता है कि टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, आप यूनियंस बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, एसोसिएट हो सकते हो, और कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती है उन्हें आप बना सकते हो। देन आर्टिकल 19 के अंतर्गत डी जो क्लॉज है, फोर्थ पॉइंट, वो कहता है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे चेन्नई तक, वहां से लेकर जो अंडमान एंड निकोबार बेट्स है, कहीं पर भी भारत के किसी भी अंग में आप फ्रीली मूव कर सकते हो। या फिर आप टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं पर भी जाकर रह सकते हो। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि भाई आप यहाँ पर आकर क्यों रह रहे हो। ओके, क्योंकि आपको आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये फ्रीडम दिया गया, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आप कहीं पर भी रिसाइड हो सकते हो। देन जो जी है वो कहता है कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हो, और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो, मतलब आप फार्मर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, कुछ भी व्यवसाय कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो, कोई भी ट्रेड कर सकते हो, कोई भी व्यापार कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। ये सभी जो 6 प्रकार के जो 1 2 3 4 5 6, ओके, ये 6 प्रकार के जो राइट्स है, फ्रीडम जो है वो हमें आर्टिकल 19 देता है। ओके, सो फर्स्ट है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकंड है राइट टू पीसफुल असेंबली, थर्ड है राइट टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन जस्ट लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देन फोर्थ है कि आप कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हो
अब फ्रीली मूव कर गए तो वहां पर जाकर रह भी सकते हो, ये देता है आर्टिकल 19 का 5th। देन उसके बाद 6 पॉइंट क्या कह सकते हैं, कहता है कि अगर आप वहां पर जाकर सेटल कर गए हो तो वहां पर आप कोई भी जाकर प्रोफेशन कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो। तो इसे ध्यान में कैसे रखना है, देखिए एक रोमन साइनी करके सर थे, उन्होंने एक अच्छी ट्रिक बताई थी। देखिए उन्होंने कहा था कि फर्स्ट तो आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पहला जो है किसी भी इंसान को क्या चाहिए, बोलने का अधिकार चाहिए। पहला तो है बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब कोई अगर स्पीच दे रहा है तो उसके पास आकर एक दो लोग तो जमा हो जाएंगे, मतलब पीसफुल असेंबली हो जाएगी। और आकर जमा भी होना कैसे चाहिए, आर्म्स लेकर नहीं, ओके, हथियार वत्यार लेकर नहीं, पीसफुल असेंबली। तो पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्पीच दोगे तो कोई तो भी आएगा आपके पास, पीसफुली खड़ा रहेगा, पीसफुल असेंबली हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, दो चार और लोग इकट्ठा हो गए तो आपका एक एसोसिएशन बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा, तो आपको यूनियन करने का, एसोसिएशन करने का भी फ्रीडम है। अब ये लोग अगर एक साथ आ गए तो आप सभी को पता है जब लोग एक साथ आते हैं तो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, है कि नहीं, कंट्रीज के इस पार्ट में जाएंगे, उस पार्ट में जाएंगे, घूमेंगे, ओके, तो फ्रीली मूव करेंगे। अगर आप घूम रहे हो किसी पार्ट में गए हो तो वहां पर जाकर सेटल भी हो सकते हो, फिर जाकर ओके, वहां पर सेटल हो गए तो सेटल होने के बाद आपको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवसाय करना पड़ेगा, तो आपको कुछ भी प्रोफेशन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, ऑक्यूपेशन करने के लिए भी फ्रीडम दिया गया। सो दीज आर द 6 राइट्स विच आर कंफर्म बाय आर्टिकल 19। अब 19(1) का एक लॉज क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस का फ्रीडम है, आप न्यूज छाप सकते हो कुछ भी। देन फ्रीडम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। देन राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ये भी हमारा राइट है कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज क्या चल रही है, इसे आरटी एक्ट कहा जाता है, क्या पता है आप सभी को, नॉट आरटी, इट्स राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, ये सभी को पता होगा। राज्यपाल नियुक्त किए गए थे ना अभी, ओके। सो राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, तो उसके अंतर्गत ही आता है कि राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। देन राइट टू साइलेंस, साइलेंट रहने का भी अधिकार है। देखिए दोस्तों, आपसे कोई ये नहीं कह सकता कि आप क्यों बात नहीं कर रहे हो। सो राइट टू साइलेंस, जैसा राइट टू एक्सप्रेस भी करने का अधिकार है, तो वैसा ही राइट टू साइलेंस का भी अधिकार दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, अब इन ग्राउंड्स के ऊपर। अब देखिए, आपको अगर बोलने का अधिकार दे दिया है तो आप किसी के भी घर जाकर कुछ भी बात नहीं कर सकते हो, मतलब फिर फालतू में उनकी नींद नहीं खराब कर सकते हो, ओके। सो अगर आपको कुछ भी बोलने का अधिकार दिया, कुछ भी एक्सप्रेस करने का अधिकार दिया है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है कि सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है, अखंडता जो है हमारे भारत की, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। देन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि जिससे सिक्योरिटी ऑफ थ्रेट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है वो थ्रेटन हो जाए, वो ब्रीच हो जाए, ओके। सो ऐसा कुछ नहीं करना है कि सिक्योरिटी जो है हमारे स्टेट की, इंडिया की, वो ब्रीच हो जाए। देन फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स, जो फॉरेन स्टेट्स है उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए हमारे, उसके लिए आप ऐसा कुछ नहीं करोगे कि हमारे रिलेशंस खराब हो जाए। देन पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहने के लिए, रखने के लिए पुलिस को कुछ, ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये लगाए गए हैं, इसका यूज करके ही पुलिस जो है वो लाठीचार्ज वगैरह करती है। देखिए दोस्तों, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करनी होती है, ये एक लिमिटेशन है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। देन डिसेंसी और मोरालिटी मेंटेन करनी होती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते हो आप अगर आपको जो फ्रीडम है एक्सप्रेशन का, लेकिन आप कोर्ट में जाकर कुछ भी नहीं कर सकते हो, वहां पर कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते हो। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आपके ऊपर जो है वो केस चल सकता है। देन डिफेमेशन नहीं कर सकते हो, अपमान नहीं कर सकते हो ऑफ नेशन का। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, आपको अगर बोलने का अधिकार दिया गया, कुछ भी करने का अधिकार दिया गया, तो आप कोई भी जुर्म नहीं कर सकते हो या किसी को उकसा नहीं सकते हो, ओके, कि आप ये जुर्म करिए करके। सो दिस आर द सेवरल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके।
देन फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है उसमें क्या कहा है कि आप पीसफुल असेंबली कर सकते हो, अनआर्म्ड असेंबली होनी चाहिए, पब्लिक जो मीटिंग्स होती है या प्रोसेशंस जो होते हैं वो पीसफुली होने चाहिए। आप पब्लिक मीटिंग्स ले सकते हो, पीसफुल असेंबल हो सकते हो, लेकिन अनआर्म्ड होने चाहिए, हथियार लेकर आप असेंबल नहीं हो सकते हो। क्यों? अब इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि हमारी जो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अखंडता जो है हमारी, उसको मेंटेन करना है। जो पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब ना हो, इंक्लूडिंग ट्रैफिक मेंटेनेंस वगैरह जो है। अब इसमें देखिए ट्रैफिक मेंटेनेंस भी आ गया। ऐसा तो नहीं है चलकर कि आप पूरा का पूरा रोड ही ब्लॉक कर दो कल्चर कर, तो ट्रैफिक मेंटेनेंस नहीं होगा। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फिर लाठीचार्ज तो होगा ही। सो जो फ्रीडम ऑफ असेंबली उसके लिए भी ये टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी क्या कहता है कि अगर आप कल उठकर किसी भी रोड को अगर ब्लॉक कर दिए तो ट्रैफिक मेंटेनेंस नहीं होगा, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसके लिए सेक्शन 144 लगेगा और लाठीचार्ज का ये पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लाठीचार्ज की ऑर्डर भी दी जा सकती है इस आर्टिकल के अंतर्गत, इस सेक्शन ऑफ आईपीसी के अंतर्गत। देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है कि राइट टू फॉर्म यूनियंस, आप यूनियन बना सकते हो, सोसाइटीज बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन सकती है, एनी काइंड ऑफ कमर्शियल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, किसी भी प्रकार की, किसी भी स्पीयर की आप सोसाइटीज बना सकते हो। कोई कमर्शियल बिजनेस की सोसाइटीज आप बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आप बना सकते हो, या फिर रिलीजियस कोई ग्रुप है, इकोनॉमिकल कोई ग्रुप है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इसे आप फॉर्म कर सकते हैं। फिर से वही जो पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसे आपको ब्रीच नहीं करना, यही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर भी। अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल 33 जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करता है द एसोसिएशन ऑफ मिलिट्री, आर्म्ड एंड पुलिस फोर्सेस। आर्टिकल 33 जो पुलिस फोर्सेस है या फिर जो मिलिट्री पर्सनल है ना, उनको इकट्ठा ना आने के लिए, उनको एसोसिएशंस ना करने के लिए आर्टिकल 33 है। अब ये जो है वो कैनॉट स्ट्राइक, ये स्ट्राइक नहीं कर सकते, जो मिलिट्री पर्सन है या पब्लिक पुलिस फोर्सेस है वो स्ट्राइक नहीं कर सकती है, ऐसा आर्टिकल 33 के अंतर्गत कहा गया है। ओनली नॉन पॉलिटिकल जो फोर्सेस है वो ये काम कर सकती है। ओके, सो आर्टिकल 33 जो है वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड ही है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिलिट्री या आर्म या फिर पुलिस फोर्सेस ना करे, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आर्टिकल 33 इसके अगेंस्ट है। देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री, हमारे टेरिटरी जो है कंट्री की, वहां पर कहीं पर भी आप फ्रीली मूव कर सकते हो। अब आर्टिकल 19(1) डी क्या करता है, प्रोटेक्ट्स ओनली इंटरनल मूवमेंट राइट विद इन द कंट्री। एक्सटर्नल मूवमेंट जो है, राइट टू मूव एंड कम बैक टू कंट्री, कम्स अंडर आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 जो है उसके अंतर्गत ये आता है। ओके, लेकिन आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत इंटरनल मूवमेंट है, भारत के अंदर, और अगर भारत से बाहर जाना है और फिर से भारत के अंतर्गत आना है तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। देन इसके ऊपर भी रीजनल रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, आपको जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना है, कि ऐसा ना हो कि आप किसी स्टेट में जा रहे हो और उस स्टेट की जो है ज्योग्राफी चेंज हो रही हो, ओके, उस स्टेट का कल्चर डिस्टर्ब हो रहा है, तो जनरल पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करना पड़ता है। देन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आप कल उठकर मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में जाकर बोलोगे कि मैं यहाँ पर जाकर रहूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, क्यों? क्योंकि कुछ राइट्स उनके लिए भी दिए हैं, स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए भी किए, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। देन फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस में फिर से वही आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, जैसे कि रेसिडेंस वहां पर जाकर आप मूव नहीं कर सकते हो एकदम फ्रीली, वहां पर जाकर आप रिसाइड नहीं कर सकोगे, वहां पर जाकर आप कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर सकोगे, तो इनके ऊपर सेम प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस पर भी फिर से इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो लगेगा, ये रिस्ट्रिक्शंस लगेगी आपके फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस पर। लेकिन फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस क्या कहता है कि आप कहीं पर भी जाकर सेटल कर सकते हो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी राइट टू रिसाइड वर्सेस राइट टू सेटल, ये क्या है? क्या आप रिसाइड कर सकते हो मतलब थोड़ी देर के लिए रह सकते हो, राइट टू सेटल मतलब आप पूरे जन्म के लिए वहीं पर रहोगे। ओके, सो ये अलग अलग है। देन इनर लाइन परमिट एक कंसेप्ट होता है। इनर लाइन परमिट मतलब क्या, कोई अगर स्टेट है जिसको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 5 के अंतर्गत या शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 के अंतर्गत, फॉर एग्जांपल एटीएम है,
ओके, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय या मिजोरम। ओके, मिजोरम ये स्टेट्स है। अब इनको जो है ना स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। तब इनके अंदर अगर आपको कहीं पर भी मूव करना है, रिसाइड करना है, तो आपको एक इनर लाइन परमिट लगता है, जो कि इश्यूड टू सिटीजन्स टू ट्रैवल टू रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। जैसे 4 राज्य जो वो रिस्ट्रिक्टेड है, उनको स्पेशल प्रोविजन है। इनके अंतर्गत अगर आपको कहीं पर भी ट्रैवल करना है, ओके, फ्रीली मूव करना है, तो आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। ये बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दिया जाता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देन फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जो है वो आता है राइट टू सेटल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू रिसाइड वर्सेस राइट टू सेटल, देखिए ये फिर से आ गया। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मतलब क्या है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन, ओके, ये आप अडॉप्ट कर सकते हो। कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो, किसी भी प्रकार का ट्रेड आप कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, तो ये आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के अंतर्गत। लेकिन इस पर क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है? एक तो जनरल पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो हार्म नहीं होना चाहिए। देन फर्दर स्टेट कैन, अब स्टेट क्या कर सकता है कि किसी प्रकार का अगर आपको प्रोफेशन करना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल, कल उठकर अगर आपने कोई हॉस्पिटल डाल दिया, आपने कर रखी है इंजीनियरिंग और आपने डाल दिया हॉस्पिटल, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट ने कुछ क्राइटेरिया रखा है ना भाई, प्रिस्क्राइब करके रखा है कि प्रोफेशनल या टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वो स्टेट ने ऑलरेडी जो है वो प्रिस्क्राइब करके रखा है कि अगर आपको हॉस्पिटल डालना है तो आपको एक डॉक्टर बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको MBBS, BMS या कोई भी प्रकार की एक डिग्री होनी चाहिए। सो ये जो क्राइटेरिया है ये सरकार ने प्रिस्क्राइब करके रखा है, प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। देन ये सरकार प्रिस्क्राइब कर सकती है। कैरी ऑन पार्शियल और कंप्लीट मोनोपोली। अब सरकार अगर चाहे तो किसी भी व्यापार के ऊपर पार्शियल या कंप्लीट मोनोपोली अपने रख सकती है। कल चलकर अगर सरकार ने कह दिया कि देखिए पूरी की पूरी इंडिया के अंतर्गत जो दवाई है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारा जो आर्टिकल है 19(1)G, ये हमें अधिकार देता है कि हम भी प्रोफेशन जो है इसको एडॉप्ट करते हैं और ये हमारे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को ब्रीच कर रहा है, ओके, फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है। तो नहीं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को ये कंप्लीट ये प्रदान करता है कि आप कोई भी पार्शियल या कंप्लीट मोनोपोली जो है किसी भी प्रकार के बिजनेस के ऊपर रख सकते हो। ओके, देन द राइट डजंट इंक्लूड इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब फॉर एग्जांपल मुझे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है तो कल चलकर मैं ये नहीं कह सकता है कि मैं कह सकता हूँ कि मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करूंगा, लोगों को उठाऊंगा यहाँ से किसी और देश में जाकर बेच दूंगा। ओके, तो ये जो है ये प्रोफेशन नहीं आप कर सकते हो। सो ये इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, डेंजरस ड्रग्स वगैरह हो गए, एक्सप्लोजिव्स वगैरह हो गए, इनका ट्रेड आप नहीं कर सकते हो ना, ड्रग्स के ऊपर बंदी है, राइट। एक्सप्लोजिव जो है उसका ट्रेड नहीं कर सकते हो आप। कल चलकर मैं कोई भी प्रकार के हथियार नहीं बेच सकता हूँ। तो ऐसे जो भी इमोरल जो ट्रैफिकिंग हो गया, इमोरल जो बिजनेस हो गए, तो ये आप नहीं कर सकते हो। ओके, सो ये बिजनेसेस इंक्लूड नहीं होते हैं प्रोफेशन के अंतर्गत। अब देखिए फिर से एक बार रिव्यू करेंगे कि अब तक हमने क्या देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन को हमने देखा था कि स्टेट का मीनिंग क्या है, स्टेट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके 2 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। देन स्टेट की भी स्टेट असेंबली हो गई, उसके भी जो ऑर्गन्स है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। कोई भी बॉडी जो स्टेट के अंतर्गत आती है, कोई भी प्राइवेट बॉडी जो सरकार का काम करी है, सभी स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे। आर्टिकल 13 जो है वो लॉज जो इनकंसिस्टेंट थे या फिर एब्रोगेशन विथ फंडामेंटल राइट्स, डेरोगेटरी विथ फंडामेंटल राइट्स, जो भी लॉज फंडामेंटल राइट को ब्रीच करेंगे उनको इनकंसिस्टेंट या वॉइड किया करार दिया जा सकता है, ये आर्टिकल 13 कहता है। और आर्टिकल 13 लॉ की डेफिनेशन को डिफाइन करता है कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, जो स्टेट असेंबली ने लॉ बनाया, या फिर कोई ऑर्डिनेंस एग्जीक्यूटिव ने पास कर दिया, सॉरी कोई लॉ एग्जीक्यूटिव ने पास कर दिया, ऑर्डिनेंस किसी गवर्नर या फिर किसी राज्यपाल जो है हमारे गवर्नर उन्होंने, या प्रेसिडेंट ने अगर कोई ऑर्डिनेंस निकाला, तो ये सभी जो चीज़ें वो लॉ के अंतर्गत आएगी। ये आर्टिकल 13 डिफाइन करता है। अब आर्टिकल 14 जो है वो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें 2 कंसेप्ट थे। एक तो
इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब क्या होता है कि ये प्रोफेसर डायसी का कंसेप्ट था। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस लेक्चर में बताना भूल गया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो प्रोफेसर डायसी का लॉ था। इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी पर्सन जो है ना वो अबोव द लॉ नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी पर्सन इक्वल होंगे बिफोर लॉ, और कोई भी पर्सन जो है वो अबोव द लॉ नहीं होगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब क्या है कि सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे लॉ के अंतर्गत, और सभी के लिए एक ही लॉ, समान लॉ जो है, समान कायदे जो है लागू होंगे। कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं रहेगा, कोई भी क्लास डिफरेंस नहीं रहेगा, किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स को कोई भी अलग प्रकार से ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 14, सभी को समानता है लॉस के अकॉर्डिंग, सभी को इक्वल लॉस जो है वो अप्लाई होंगे। देन आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये नहीं होना चाहिए। स्टेट आपको इन चीजों के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, लेकिन स्टेट इसी के साथ किसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, SC ST, वुमेन्स, चिल्ड्रंस, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई लॉस बना सकती है। ये आर्टिकल 15 सरकार को प्रोहिबिट नहीं करेगा कि आप वुमेन और चिल्ड्रन के लिए अलग लॉ ना बनाओ। यही आर्टिकल 15 उनको ये पावर भी प्रदान करता है कि आप अगर चिल्ड्रन, वुमन या किसी स्पेशल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, किसी SC ST क्लास के लिए अगर आप कोई रूल्स बना रहे हो, लॉज बना रहे हो, तो आप इस प्रावधान को ब्रीच भी कर सकते हो। ओके। देन आर्टिकल 16 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज आप सभी सिटीजन को प्रदान करोगे, ये कहता है। ओके। लेकिन इसी के साथ अगर आप फिर से किसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, किसी SC ST कास्ट के लिए अगर आप सीटें रिजर्व कर रहे हो, तो आर्टिकल 16 ये परमिशन भी प्रदान करता है पार्लियामेंट को या किसी स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप लॉज बना सकते हो। आर्टिकल 16 ये कह सकता है कि स्टेट रेसिडेंस का क्राइटेरिया रख सकती है अगर उसे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट है वहाँ की पब्लिक का, तो उसके लिए आप रेसिडेंस का क्राइटेरिया रख सकते हो। रेसिडेंस मीन्स उस जिस भी स्टेट की वैकेंसीज निकली है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकली है, उस स्टेट का वो रहीवासी होना चाहिए, ऐसा प्रावधान सरकार रख सकती है। देन आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 16 जो है उसके अंतर्गत देखिए जो मंडल कमीशन आया था, उन्होंने OBC के लिए क्या किया था कि रिजर्वेशन रखा था 27% का। अभी देखिए इसकी हिस्ट्री मैंने तो आपको बताई नहीं शायद। जो मंडल कमीशन था ना 1990s में आया था। अब उन्होंने क्या किया था 27% जो है वो आरक्षण दिया था OBCs को। उसके अंतर्गत फिर क्या हुआ 1991 में क्या हुआ, PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया इसके लिए कमेटी गठित की और OBC के साथ साथ 10% क्या किया उन्होंने SC ST को भी आरक्षण दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इसको रिव्यू किया और इस 10% को स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर एक नंदन कमेटी बनी थी, नंदन कमेटी ने क्या किया फिर अपनी रिपोर्ट 1993 में रखी सामने, और 1993 में जो है वो OBC के लिए एक कमीशन गठित हुआ, SC-BC शेड्यूल कास्ट का कमीशन, ओके सॉरी सोशली SC-BC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ओके, तो OBC का एक कमीशन बना। अब ये जो कमीशन था ना इसको 102 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था उसके अंतर्गत OBC के लिए 338B के अंतर्गत जो है ना एक स्पेशली जैसे SC ST के लिए था कमीशन, उसी प्रकार एक कमीशन जो गठित किया गया था ना 1993 में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के अंतर्गत, और उसको रख दिया आर्टिकल 338B के अंतर्गत, ये OBC के लिए। ओके, तो ये जो थी वो हिस्ट्री थी OBC के 27% आरक्षण की। फिर चलकर 10 जो थर्ड अमेंडमेंट हुआ, ओके ये आया 2019 में, और इसने क्या किया जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS
उसे 10% आरक्षण दे दिया। जो कि पीवी नरसिम्हा राव की जो कमेटी थी ना 1991 की, उन्होंने ट्राई किया था ना, तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। फिर वो चलकर 103rd जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसके अंतर्गत मिला। अब इसको स्ट्राइक डाउन क्यों किया था पता है क्या सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने कहा था कि ये जो 50% का जो मार्क है ऑफ रिजर्वेशन ये ब्रीच ना हो। ओके, और उन्होंने कहा था कि आप ओबीसी को आरक्षण तो दीजिए, लेकिन उसमें से नॉन क्रिमिनल जो है ना उनको ही आरक्षण दीजिए। जो क्रिमिनल के क्राइटेरिया के ऊपर आते हैं तो उनको मत दीजिए। तो कुछ पॉइंट्स भी रखे थे। तो ये थी हिस्ट्री। देखिए 27% की मंडल कमीशन आया था और वो जो केस वगैरह हुआ था मंडल केस, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था 1991 में। फिर शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन बना था, जैसे SC/ST का बोर्ड था, तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल तो दर्जा नहीं मिला। 1993 में उसके लिए एक स्पेशल कमीशन बना ओबीसी का, और उसको 102 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला 2018 का। तो उसके लिए 338B ये जो आर्टिकल है वो बना था। और फिर चलकर 10 जो थर्ड अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, उसके अंतर्गत EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% आरक्षण मिल गया। तो देखिए ये था आर्टिकल 16 के अंतर्गत। अब आर्टिकल 17 जो था वो था एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। किसी भी प्रकार की छुआछूत जो है उसकी जो प्रथा है उसको एबोलिश कर दिया था आर्टिकल 17 ने। उसके लिए SC/ST का जो है वो लॉ है SC&ST POA लॉ, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का। उसमें आगे चलकर बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स भी आए हैं। देन इसके अंदर जो है ना वो अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन भी डिफाइन की गई कि क्या है, क्योंकि अनटचेबिलिटी जो है वो कहीं पर भी संविधान में मेंशन नहीं है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का अनटचेबिलिटी जो वर्ड है वो डिफाइन नहीं किया गया। देन आर्टिकल 18 क्या कहता है कि एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स जो है सर, राय बहादुर, राय दुर्लभ, इस प्रकार के जो टाइटल्स है वो नहीं दिए जाएंगे, उनको एबोलिश कर दिया। स्टेट आपको इस प्रकार के टाइटल्स नहीं दे सकते। उसके बाद सरकार जो है वो एकेडमिक या फिर मिलिट्री टाइटल्स दे सकती है, या फिर सरकार जो है वो जो एक्सलेंस को प्रमोट करने के लिए नेशनल अवार्ड्स भी दे सकती है। उसकी भी हमने हिस्ट्री देखी कि 1954 में नेशनल अवार्ड्स कंस्टिट्यूट हुए थे। 1977 में उनको जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था, और 1980 में 4 साल बाद ही फिर से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर से कंटिन्यू कर दी। ओके, देन आर्टिकल 19 जो है उसके अंतर्गत जो 6 प्रकार के फ्रीडम या राइट्स मिलते हैं वो भी हमने देखे। उनको डेमोक्रेटिक राइट्स भी कहा जाता है। तो 6 राइट्स जो थे वो थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन फ्रीडम ऑफ असेंबली, पीसफुल असेंबली, देन आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, देन आता है फ्रीडम ऑफ फ्रीली मूवमेंट विद इन द कंट्री। ओके, विद इन द कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया, तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस भी आ गए कि आप कहीं पर भी जाकर रिसाइड कर सकते हो, रह सकते हो। उसके बाद अगर आप रह गए तो वहां पर जाकर आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, ये सभी आपको मिलते हैं। ये 6 प्रकार के राइट है। तो देखिए दोस्तों ये हो गया आर्टिकल 19। अब इसके बाद जो भी आर्टिकल बचे हैं 20 से लेकर 32 के बीच में, या फिर 33, 34, 35, ये जो है वह आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो या आपको नोटिफिकेशन चाहिए मेरे आने वाले अगले वीडियोस की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जनरली मैं कहता नहीं हूँ कि चैनल को लाइक करो, डिसलाइक करो, व्हाटएवर। अगर आपको वीडियो जो है पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो बिना किसी समय को गवाए हुए रिवाइज कीजिए फिर से इन कंसेप्ट को। एग्जाम आ रही है नज़दीक। और एक बात थी आपसे शेयर करनी थी कि जो ACIO का नोटिफिकेशन है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का, ये भी आ चुका है। सो आप ट्राई कीजिए कि वो जो एग्ज़ाम है ना उसमें सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स होती है और डायरेक्टली इंटरव्यू होता है, और इतनी कुछ हार्ड भी एग्ज़ाम नहीं होती है। आई थिंक इसमें तो एक ही एग्ज़ाम होती है ACIO की, देन डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक्स अ लॉट।